Okay. Hello dear students. Now we have to start the new chapter that is electromagnetic waves. इस चैप्टर में जो मेन हेडिंग्स हैं दैट आर डिस्प्लेसमेंट करंट, देन आफ्टर प्रॉपर्टीज ऑफ ईएम वेव एंड इसके बाद इक्वेशन ऑफ ईएम वेव एंड देन इसके बाद में आई थिंक एनर्जी एंड मोमेंटम एंड आफ्टर ऑल स्पेक्ट्रम. दीज आर दी मेन हेडिंग्स. यहाँ पर जो सबसे मुश्किल हेडिंग बनेगी जाके वो पहली ही वाली है दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. इसको ही स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहली हेडिंग यही है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में. जो अगर बात हो रही है तो आपके दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए सबसे पहले कि ये तब होती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, नहीं जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज हो रही होती है तब जो करंट होती है या होती नहीं है मानी जा सकती है उसे हम डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं. नॉर्मल करंट से ये अलग हटके है थोड़ी. नॉर्मल करंट जो होती है वो तो dq/dt होती है ना. अगर जैसे मान लेते हैं ये कैपेसिटर है और इसकी प्लेट्स में dq चार्ज आके डिपॉजिट हो जाए dt टाइम में, तो जो करंट होगी दैट विल बी dq/dt. ये नॉर्मल करंट है. इसे आप डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं कहेंगे, इसे आप कहेंगे तो कंडक्शन करंट कह सकते हैं, क्योंकि ये चार्ज इस कनेक्टिंग वायर के थ्रू कंडक्ट होकर के आया है. लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो चेंज हो रही है तो एक और करंट एज्यूम करी जा सकती है. उस करंट को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट और उसका फॉर्मूला क्या होता है एप्सिलॉन नॉट dE/dt. ये करंट का फॉर्मूला नहीं है. ये डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला ये भी नहीं है. ये डिस्प्लेसमेंट करंट की डेंसिटी का फॉर्मूला है. करंट डेंसिटी आई होप आप समझते होंगे. ये है डिस्प्लेसमेंट करंट डिवाइड बाय एरिया. ये इसका फॉर्मूला है. सही फॉर्मूला तो ये होता है कि यहाँ पे ER भी आता है, बट नॉर्मली डिस्प्लेसमेंट करंट जब एग्जामिनर निकलवाता है तो एयर या वैक्यूम होता है तो उसके लिए ER1 होता है. सो E0 del E/del t या dE/dt you can say will be the value of displacement current density. इस एक्सप्रेशन से भी समझ में आ रहा है कि whenever there is a time variation of electric field there will be a hypothetical current apart from conduction current known as displacement current. थोड़ा और मैं ब्रीफ करूं तो कैपेसिटर ही कंसीडर करें आप. उसकी ये दोनों प्लेट आप कंसीडर कर लें और उसमें dq चार्ज dt टाइम में आ रहा है. q चार्ज यहाँ मान लो पहले से ही है और dq चार्ज और आ जाएगा dt टाइम में तो चार्ज बढ़ जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम बात करें फील्ड की तो फील्ड जो होता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में q/a एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है. ये आई थिंक आपको पता ही होगा. सिग्मा/एप्सिलॉन नॉट होता है. सिग्मा की ही जगह मैंने q/a लिख दिया है. नाउ चूँकि ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, q इसका बढ़ रहा है, तो E जो है q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो E भी चेंज हो रहा है. तो यहाँ पे इस E के चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट होगी. इसका सिग्निफिकेंस थोड़ा और आप बेहतर समझना चाहते हैं तो एक काम ऐसे करो कि एक कैपेसिटर को बैटरी से करंट करो. ठीक है, यहाँ पर प्लस मान लो, यहाँ पे माइनस. यहाँ से करंट चली और ये करंट यहाँ पे पहुँची और फिर इसके बाद में यहाँ से यहाँ के बारे में अगर हम बात करें तो होता क्या है इन रियलिटी. चार्ज के पॉइंट से अगर बात करें तो एक चार्ज यहाँ से यहाँ ऐसे चला तो हम इसके इक्विवेलेंट एक करंट मान सकते हैं. और बैटरी का नियम है कि जो अगर इधर से कोई चार्ज इसने भेजा है तो इधर से वो लेगी भी. तो इसने चार्ज यहाँ से यहाँ ले लिया
तो इस प्लेट पे चार्ज बढ़ेगा तो इस पे कम होगा। तो ये जो प्लेट है इसमें चार्ज कम होगा, इससे चार्ज इधर से इधर आया है तो यहाँ पर भी करंट मान सकते हैं। अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पे जहाँ पे कनेक्टिंग वायर है, तो वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट हैं, तो करंट का होना ये डाइजेस्टिबल है बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बट हियर वी हैव नथिंग, यहाँ कोई चार्ज कैरियर ही नहीं है, तो काहे की करंट। लेकिन सर्किट तो बता रहा है कि यहाँ पर कंटिन्यूअस करंट का फ्लो है, बस यहाँ पे चार्ज कैरियर की एब्सेंस है। तो उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पे एक करंट मान ली जाती है, उसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, जो यहाँ से यहाँ चार्ज को डिस्प्लेस कराती है। चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो नहीं होता, चार्ज यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस होता है, ऐसा एज्यूम कर लिया जाए अगर, तो इस पूरे सर्किट में जो कंटिन्यूटी है उसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू डिस्प्लेसमेंट करंट के निकालेंगे। तो ये आपका जे डी का एक्सप्रेशन है, इसको आप आई बाई ए लिख सकते हैं या आई डी बाई ए लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और ई की जगह आप वी बाई एल लिख सकते हैं। वी क्या है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, इसको डी लिख दीजिए। तो यहाँ से आई डी इक्वल टू क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल टू क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट ए क्रॉस मल्टीप्लाई किया वी बाई एल, एल मतलब समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जो है जिस रीजन में, उसकी लेंथ। डी भी लिख सकते हैं उसे, लेकिन मैं डी लिखूंगा तो फिर इस वाले डी से कहीं कन्फ्यूज़न ना हो जाए, इसलिए मैं एल लिखा हूँ। एंड देन वी हैव हियर डी वी बाई डी टी। अगर आप डी लिखना चाह रहे हैं तो डी लिख लीजिए फिर, लेकिन अंतर बनाए रखने के लिए डी वी बाई डी टी को डेल वी बाई डेल टी लिख दीजिए। जैसे भी आपको पसंद आए आप फॉलो कर सकते हैं। अब आप नोटिस करो, क्या ये क्वांटिटी किसी चीज़ के बराबर है? नोटिस करिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही तो होती है। तो ये जो आई डी है ये हो गया सी डेल वी बाई डेल टी, और सी ये तो कांस्टेंट है, तो इसको आप चाहे तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन हो रहा है तो बाहर निकाल लो, और चाहे तो आप बाहर है तो अंदर घुसेड़ दो। अब सी वी क्या ये भी किसी चीज़ का फार्मूला है? ये आपका जो है चार्ज का फार्मूला है। क्यू लिख दिया मैंने, क्यू बराबर सी वी वाले फार्मूले की हेल्प से। अब यहाँ पर क्या है, ये है डी क्यू चार्ज जो डी टी टाइम में फ्लो हुआ है, डी क्यू चार्ज डी टी टाइम में फ्लो हुआ है। तो ये आपका आई सी के बराबर आ गया। ये बहुत बार पूछी गई बात है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सिग्निफिकेंस में अंतर है, ऑनली वैल्यू में अंतर नहीं है, न्यूमेरिकली दे आर इक्वल। यहाँ से यहाँ तक पूरे में एक ही करंट फ्लो मानी जा सके, इसीलिए तो डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन किया गया था, मोटिव भी यही था। इसीलिए डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट बराबर आ गई है। यहाँ से यहाँ तक यू कैन से कंडक्शन करंट का बात होगा, और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट का बात होगा, और यहाँ पे अगेन कंडक्शन करंट का बात होगा। पूरे में करंट होगी, बट करंट की प्रकृति अलग अलग होगी। यहाँ से यहाँ कंडक्शन, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे फिर कंडक्शन, वैल्यू हर जगह बराबर होगी। ये बात आपको समझ में अगर आ गई है तो क्वेश्चंस कर लिए जाए। कुछ एक दो क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में, इसकी ही बात कर लें। टाइम वेरिंग पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड बिटवीन द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो लगातार बदल रहा है। फिर कह रहे हैं उसकी कैपेसिटी इतनी है, सी की वैल्यू बता दी इन्होंने 2.5 माइक्रोफैराड। फिर डाइलेक्ट्रिक जो है इन बिटवीन वो 1 है, मैंने कहा मोस्टली 1 ही लेते हैं, तो यहाँ भी 1 ही लिया इन्होंने। प्रोड्यूसर इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट करंट, आईडी इन्होंने बता दिया है कि 0.25 मिली एम्पियर है। फिर इसके बाद में कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो डी वी बाई डी टी आपने अप्लाई किया है इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आई है, जिस डी वी बाई डी टी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होएगी यहाँ पर, वही हमें यहाँ बताना है। तो यहाँ जो हमने ये डिविशन कराया, देखिए कोई ऐसा रिलेशन है जो इन लोगों को रिलेट करते हैं। नोटिस करिए, देखिए पूरे स्टेप्स
कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा, जैसे कि ये वाला, बस इसी से बात बन जाएगी। मैंने इसको कॉपी कर लिया और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ID डिस्प्लेसमेंट करंट 0.25 मिली एम्पियर है, 10 की पावर -3 कर दिया, एम्पियर में हो गया। C 2.5 है, 10 की पावर -6 से किया मैंने तो फैरेड में हो गया ये। और del V by del T या dV by dt जो भी आप लिखना चाहो, यही हमें यहाँ निकालना है। रेस्ट इज कैलकुलेशन। व्हेन यू विल डू दैट, योर आंसर हियर विल बी 100। ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा देखते हैं। यहाँ पे कहा इन्होंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसका एरिया 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये एरिया इन्होंने बताया। फिर कह रहे हैं सेपरेशन इनके बीच में 10 है। फिर कह रहे हैं इसको चार्ज कर रहे हो आप, कंसीडर हाइपोथेटिकल प्लेन सरफेस जिसका एरिया इसकी तुलना में आप देख लो कम है। यहाँ पर कहीं पे आपने एक एरिया कंसीडर करना है पैरेलल टू द प्लेट, ये आपने एक एरिया कंसीडर कर लिया। 3D फिगर है, आप समझ रहे ना, यहाँ पर इस तरह से रियलिटी में बनाया जाना चाहिए क्योंकि 3D फिगर है। और यहाँ पर आपने एक दूसरा एरिया कंसीडर किया जो छोटा है लेकिन इन प्लेट्स के पैरेलल है। फिर कह रहे हैं कि एट एन इंस्टेंट व्हेन करंट इज 6 एम्पियर, एट द सेम इंस्टेंट व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट करंट फ्रॉम दिस एरिया ए नॉट। तो बेटर विल बी टू मेक अनदर डायग्राम फॉर द क्रॉस सेक्शन। सपोज यू आर हियर एंड ऑब्जर्विंग होल थिंग, तो यहाँ पर आपको जो दिखाई देगा, साइड से देख रहे हैं, कैसा दिखेगा, एक आपको रेक्टेंगल दिखेगा, ठीक है। ये जो रेक्टेंगल है दिस इज फॉर दैट। इस पूरे से जो करंट निकल करके आ रही है टोटल करंट, वो 6 एम्पियर के बराबर है। इसको आप यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक, डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया आपने। तो ये जो आपकी 6 एम्पियर की करंट निकल करके आ रही है, चाहे इसे आप कंडक्शन बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट, मैंने तो साबित ही कर दिया दोनों बराबर है, वो इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, इस पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है। तो यूनिट एरिया में कितनी करंट हो गई, 6 एम्पियर इन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर की बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये 6/16 एम्पियर होगी इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कह रहे हैं कि 3.2 सेंटीमीटर का ये वाला पोर्शन कंसीडर करो, यहीं इसी पर बना लेते हैं, इसी के ऊपर ये आपने जो बनाया है ये इसके करस्पॉन्डिंग है, इसके थ्रू कितना करंट है। तो ये इस वाले का एरिया हमें पता होना चाहिए, पता है 3.2, पूरा एरिया ये हमें पता है। तो पूरा एरिया पता है, तो पूरे एरिया में कितनी करंट है ये हमको पता है। तो यू कैन से इस पूरे जो डॉट्स बनाया आपने का कितना फ्रैक्शन इसके थ्रू पास होगा, तो जिस फ्रैक्शन में एरिया रिड्यूस हुआ उसी फ्रैक्शन में करंट रिड्यूस हो जाएगी। या ऐसे कर लो कि 1 सेंटीमीटर में स्क्वायर एरिया में कितना करंट है, और ये एरिया 3.2 है, मल्टीप्लाइड बाई दैट, तो 6/16 मल्टीप्लाइड बाई 3.2। अब छोटी सी कैलकुलेशन है, यहाँ पर ऐसे कर लो, ये आपका आई थिंक 16 दूनी 32, ये हो जाएगा आपका 5। लेट मी चेक आउट, सही रहा है, 6/5 एम्पियर यानी 1.2 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन ये मिली एम्पियर में पूछ रहे हैं भाई, 1000 से गुणा कर लो, 1200 मिली एम्पियर हो गया, यही आंसर हो गया। बस यही 2 क्वेश्चन आए हैं, लेकिन मुश्किल है ये, क्योंकि ये टॉपिक कवर करके जाते नहीं हैं आप लोग, तो एक बार ढंग से कर लेना इसे। बाकी कोई डाउट है अगर तो कमेंट में आप कह सकते हो, या डिस्क्रिप्शन से नंबर पिक करके व्हाट्सएप या टेलीग्राम कर सकते हो।